नमस्कार दोस्तों, मार्को डार्क नाइट में आपका स्वागत है। अक्सर हम भूतों, प्रेतों और आत्माओं की कहानियों को सिर्फ मनोरंजन समझते हैं। हम सोचते हैं कि ये सब फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मौत के बाद की दुनिया हमारे और आपके बिल्कुल करीब है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कोई काल्पनिक किस्सा नहीं है। ये मेरे साथ घटी एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने जिंदगी और मौत को लेकर मेरे नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। ये घटना है रुद्रपुर शहर के उस वीरान शमशान घाट की, जिसके बारे में लोग बात करने से भी कतराते हैं। और यह कहानी है उस शमशान के रहस्यमयी चौकीदार की। तो अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अगले 30 मिनट आप उस दुनिया में होंगे जहां डर का दूसरा नाम है खामोशी। मेरा नाम समीर है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, लेकिन उस वक्त मैं अपनी एक डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में रुद्रपुर गया हुआ था। मुझे पुरानी इमारतों और ऐतिहासिक जगहों पर रिसर्च करने का शौक था। रुद्रपुर में रहने वाले मेरे एक स्थानीय दोस्त विमल ने मुझे बातों बातों में शहर के बाहरी इलाके में बने एक पुराने शमशान घाट के बारे में बताया था। विमल ने कहा था, समीर भाई, तुम निडर हो, ये मैं जानता हूं, लेकिन उस काली नदी वाले शमशान की तरफ गलती से भी मत जाना। वहां का चौकीदार भैरों, वो इंसानों से बात नहीं करता। एक जर्नलिस्ट और रिसर्चर होने के नाते मना किया जाना मेरे लिए वहां जाने का सबसे बड़ा कारण बन गया। मुझे लगा कि यह सिर्फ गांव वालों का अंधविश्वास है। तारीख थी 14 नवंबर, अमावस की रात थी। मैंने अपनी बाइक उठाई और विमल को बिना बताए उस शमशान की तरफ निकल पड़ा। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। पक्की सड़कें खत्म हो चुकी थी और अब मेरी बाइक कच्चे पत्थरीले रास्ते पर हिचकोले खा रही थी। रास्ता बेहद सुनसान था। दोनों तरफ घने जंगल और झादियां थीं। बाइक की हेडलाइट की रोशनी में उड़ती हुई धूल और कीड़े मकोड़े दिख रहे थे। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे मैं शमशान के करीब पहुंच रहा था, तापमान गिरता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी, जो जैकेट के पार होकर बदन में सिहरन पैदा कर रही थी। मुझे याद है, शमशान से करीब 1 किलोमीटर पहले मेरी बाइक अचानक बंद हो गई। मैंने किक मारी, सेल्फ दिया, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरी अपनी सांसों की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। तभी दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आई। एक कुत्ता नहीं, बल्कि जैसे पूरा झुंड एक सुर में रो रहा हो। दोस्तों, कहते हैं कुत्ते उन चीजों को देख सकते हैं जो हम इंसान नहीं देख पाते। अगर आप उस सुनसान रास्ते पर अकेले होते और बाइक बंद हो जाती, तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर बताएं। खैर, मैंने हिम्मत नहीं हारी। बाइक को थोड़ा धक्का दिया और गनीमत रही कि वो स्टार्ट हो गई। लेकिन अब मेरे मन में एक हल्का सा वहम बैठ गया था। क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए? लेकिन इंसान की जिज्ञासा उसके डर से बड़ी होती है। मैं आगे बढ़ा। करीब 15 मिनट बाद मुझे सामने एक पुरानी चारदीवारी दिखाई दी। गेट लोहे का था, जिस पर जंग लग चुका था। गेट आधा खुला था। मैंने बाइक को बाहर खड़ा किया। जैसे ही मैंने इंजन बंद किया, एक भारी खामोशी ने मुझे घेर लिया। शमशान के अंदर से एक अजीब सी गंध आ रही थी। कपूर, जलते हुए मांस और गीली मिट्टी की मिलीजुली गंध। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। शमशान घाट काफी बड़ा था, लेकिन बहुत अस्त व्यस्त था। जगह जगह पुरानी समाधियां बनी थीं, जिन पर पीपल और बरगद की जड्ढें लिपटी हुई थीं। कहीं कहीं अधजली लकड़ियां पद्धी थीं। शमशान के ठीक बीचों बीच एक टिन की छत के नीचे एक धुनी आग जल रही थी और उस आग के पास एक खाट बिछी थी। उस खाट पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। वो कंबल ओढ़े हुए था और उसका चेहरा आग की तरफ था। मुझे लगा यही वो चौकीदार है, भैरों। मैं धीरे धीरे दबे पांव उसकी तरफ बढ़ा। मेरे जूतों के नीचे सूखी पत्तियों के टूटने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो आदमी हिला तक नहीं। मैं उसके पास जाकर खड़ा हो गया। नमस्ते बाबा, मैंने कहा। कोई जवाब नहीं। उसने मुद्द कर भी नहीं देखा। मैंने थोड़ा जोर से कहा, क्या आप ही भैरों चौकीदार हैं? इस बार उसने एक गहरी सांस ली। उसके कंधे हिले। फिर उसने धीरे से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उसका चेहरा, मैं उस चेहरे को कभी नहीं भूल सकता। झुर्रियों से भरा हुआ, जैसे सूखे हुए पेड़ की छाल हो।
उसकी दाढ़ ही सफेद और उलझी हुई थी, लेकिन सबसे डरावनी थीं उसकी आंखें। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, वो पूरी तरह सफेद थीं, पत्थराई हुई आंखें। उसने अपनी फटी हुई आवाज में कहा, जिंदा लोग यहां रास्ता भटक कर ही आते हैं, तुम क्या लेने आए हो? उसकी आवाज में एक ऐसा भारीपन था कि मेरा गला सूख गया। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं शहर से आया हूं, पत्रकार हूं, सुना था यहां का माहौल कुछ अलग है, बस देखने चला आया। भैरव ने एक सूखी हंसी हंसी। माहौल? यहां माहौल नहीं, सिर्फ इंतजार होता है बाबूजी। जिनका शरीर जल गया वो मुक्ति का इंतजार करते हैं, और जिनका नहीं जला वो किसी शरीर का इंतजार करते हैं। उसकी बात मेरे सिर के ऊपर से निकल गई, लेकिन रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ ढा गई। भैरव ने अपने पास रखे एक लोटे से पानी का घूंट भरा और मुझे इशारे से सामने पड़े एक पत्थर पर बैठने को कहा। न चाहते हुए भी मैं बैठ गया। मुझे लगा कि शायद उससे बात करके मेरा डर कम हो जाएगा। बाबा, आप यहां अकेले डरते नहीं? रात रात भर लाशों के बीच रहना? मैंने पूछा। भैरव ने आग में एक लकड़ी डाली। डर मुर्दों से नहीं लगता साहब, डर तो उनसे लगता है जो मुर्दा होकर भी खुद को जिंदा समझते हैं। इस शमशान में मैं अकेला नहीं हूं। मतलब ये, भैरव ने अपनी बीडी सुलगाते हुए कहा, कि इस शमशान की जमीन भूखी है। बहुत साल पहले यहां एक तांत्रिक ने कुछ गलत विद्या का प्रयोग किया था। तब से यहां जो भी आता है वो अपनी परछाई छोड़ देच जाता है। तभी अचानक हवा तेज हो गई। ऊपर लगे पीपल के पेड्डेज के पत्ते ऐसे खड़खड़ाने लगे जैसे हजारों तालियां बज रही हों। मुझे महसूस हुआ कि मेरे ठीक पीछे कोई खड्डा है। मैंने झटके से पीछे मुड़ कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और कोहरा। क्या हुआ बाबूजी, किसी को देखा? भैरव ने मुस्कुराते हुए पूछा, जैसे उसे पता हो कि मुझे क्या महसूस हुआ। नहीं, बस ऐसा लगा कि कोई सांस ले रहा था, है ना? भैरव ने मेरा वाक्य पूरा किया। मेरे कान के पास भी अक्सर आवाज आती है, कभी रोने की, कभी हंसने की। आदत डाल लो। अगर सुबह तक यहां रुकना है तो इन चीजों को अनदेखा करना होगा। बातचीत के दौरान मैंने देखा कि भैरव बार बार अपनी कलाई पर बंधी एक पुरानी घड्डी को देख रहा था, जबकि वो घड्डी बंद थी। उसका कांटा 12 पर रुका हुआ था। बाबा, आपकी घड्डी तो बंद है, मैंने कहा। भैरव ने घड्डी पर हाथ फेरा। यह समय बताने के लिए नहीं है साहब, ये उस वक्त की याद दिलाती है जब मेरा वक्त रुका था। खैर छोड़ो, चाय पियोगे? उसने पास ही रखी एक केतली आग पर रख दी। शमशान में जलती चिताओं के पास बनी चाय। मेरा मन नहीं था, लेकिन मना करने की हिम्मत भी नहीं हुई। सोचिए दोस्तों, आप एक शमशान में हैं, रात के 12 बज रहे हैं और एक रहस्यमयी बूढ़ा आपको चाय ऑफर कर रहा है। क्या आप वो चाय पीते? अगर आपको ये कहानी सच्ची लग रही है तो अभी मार्को डार्क नाइट चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। चाय पीते पीते रात के करीब 1 बज गए थे। अचानक शमशान के कोने से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी पाजेब पहनकर चल रहा हो। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। मैं एकदम सतर्क हो गया। बाबा, ये आवाज कैसी है? कोई औरत है क्या यहां? भैरव ने चाय की चुस्की ली और सामान्य भाव से बोला, ध्यान मत दो, वो बस गुजर रही है। कौन गुजर रही है? मुझे देखने दीजिए। मैं उठने को हुआ। भैरव ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उसका हाथ इतना ठंडा था जैसे मैंने किसी बर्फ की सिल्ली को छू लिया हो। बैठ जाओ, उसने कड़िडियाचक आवाज में कहा। उसकी तरफ देखोगे तो वो तुम्हें देख लेगी, और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक जाएगी। मैं सहम कर बैठ गया। वो छन छन की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे चारों तरफ चक्कर काट रही है। मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा मेरा दिल फट जाएगा। तभी आग की लपटें अचानक नीली हो गईं। जी हां, आग का रंग पीला से नीला हो गया, और उस नीली रोशनी में मुझे भैरव के चेहरे पर कुछ अजीब दिखा। उसकी परछाई जमीन पर उसकी परछाई नहीं बन रही थी। मेरी परछाई थी, पत्थर की परछाई थी, केतली की परछाई थी, लेकिन भैरव की कोई परछाई नहीं थी। मेरा गला पूरी तरह सूख चुका था। मुझे प्यास लग रही थी, डर के मारे। पानी! मेरे मुंह से मुश्किल से आवाज निकली। भैरव ने पीछे एक छोटे से टूटे हुए कमरे की तरफ इशारा किया।
वहां मटका रखा है, पी लो, लेकिन याद रखना कमरे में आईना पड़ढ़ा है, उसमें अपनी शक्ल मत देखना। शमशान में आईना, ये बात ही अपने आप में अजीब थी। मैं कांपते पैरों से उस कमरे की तरफ बढ़ा। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। कमरे के अंदर बदबू और भी तेज थी। कोने में मटका रखा था। मैंने पानी पिया। मेरी नजर सामने दीवार पर पड़े एक टूटे हुए आईने पर पड़ी। भैरों की चेतावनी के बावजूद मेरी नजर उस पर चली गई और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। आईने में मेरा चेहरा दिख रहा था, लेकिन मेरे ठीक पीछे कंधे पर हाथ रखे हुए एक जला हुआ भयानक चेहरा मुझे घूर रहा था। पीछे कोई नहीं था, लेकिन मेरे कंधे पर, मेरी जैकेट पर राख के ताजा निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी मुझे जले हुए हाथ से छुआ हो। मैं बदहवास होकर बाहर भागा। बाबा, वहां अंदर। लेकिन बाहर जो नजारा था उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। मैं जहां भैरों को छोड़ कर गया था वहां वो नहीं था। खाट खाली थी, आग बुझ चुकी थी, लेकिन वहां राख पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने टॉर्च की रोशनी डाली। राख पर उंगली से लिखा था, भाग जाओ। मैं समझ नहीं पाया कि भैरों इतनी जल्दी कहां गया। मैं पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। भैरों बाबा, भैरों। तभी मेरी नजर उस खाट के नीचे पड़ी। वहां एक पुराना जंग खाया हुआ टिन का बक्सा रखा था। न जाने क्यों मुझे लगा कि मुझे उसे खोलना चाहिए। मैंने कांपते हाथों से बक्सा खोला। उसमें कुछ पुरानी चीजें थीं, एक टॉर्च, कुछ बीधियां और एक डायरी। मैंने डायरी उठाई। वो बहुत पुरानी थी। पन्ने पीले पड्डे अचकर भुरभुरा रहे थे। मैंने उसे खोला। उसके पहले ही पन्ने पर एक फोटो चिपकी थी। वो फोटो भैरों की थी। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन फोटो के नीचे जो तारीख लिखी थी उसे PRH कर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। लिखा था, चौकीदार भैरों सिंह, मृत्यु तिथि 14 नवंबर 1968। 1968। आज 14 नवंबर थी, यानी भैरों को मरे हुए आज पूरे साल हो गए थे। मैंने पन्ना पलटा। वहां एक न्यूज़पेपर की कटिंग रखी थी। हेडलाइन थी, रुद्रपुर शमशान में आग लगने से चौकीदार की झलकर मौत। चौकीदार ने चोरों से शमशान की लकड़ियां बचाते हुए जान दे दी। मेरा पूरा शरीर सुन्न पर डियच गया। अगर भैरों 1918 में मर चुका था तो पिछले 2 घंटे से मैं किसके साथ बात कर रहा था? किसने मुझे चाय पिलाई? किसने मेरा हाथ पकड़ा था? वो बर्फीला ठंडा हाथ। तभी मुझे अपने कान के पास वही फटी हुई आवाज सुनाई दी, बिल्कुल मेरे कान से सटकर। मैंने कहा था ना, जिनका शरीर जल गया वो इंतजार करते हैं, और आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। मैं चीखा। मैंने टॉर्च घुमाई। मेरे चारों तरफ शमशान के हर कोने से धुएं की आकृतियां बन रही थीं और मेरे ठीक सामने भैरों खड्डा था, लेकिन अब वो बूढ़ा इंसान नहीं था। उसका शरीर पूरा जला हुआ था, मांस लटक रहा था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो मेरी तरफ बढ़ा। तू मेरा मेहमान है, अब तू यहीं रहेगा। मैं अपनी जान बचाकर भागा। मैं अपनी बाइक की तरफ ऐसे दौड़ा जैसे मौत मेरा पीछा कर रही हो। मुझे नहीं पता कि बाइक कैसे स्टार्ट हुई। मैंने पीछे मुद्द कर नहीं देखा। रास्ते भर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी बाइक की पिछली सीट पर बैठा है। मेरे कानों में वही हंसी गूंज रही थी। मैं जैसे तैसे विमल के घर पहुंचा। मैं पूरी तरह पसीने में भीगा हुआ था और कांप रहा था। मुझे अगले 3 दिनों तक तेज बुखार रहा। मैंने विमल को सब कुछ बताया। विमल ने जो बताया वो और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा, समीर, उस शमशान में पिछले 20 सालों से कोई चौकीदार नहीं है। वहां कोई नहीं जाता। और हां, लोग कहते हैं कि हर साल 14 नवंबर की रात वहां एक बूढ़ा चौकीदार अपनी राख की ढेर पर बैठता है, किसी साथी की तलाश में। मैं दिल्ली वापस आ गया, लेकिन मैं उस रात को कभी नहीं भूल पाया। आज भी जब मैं रात को अकेले काम कर रहा होता हूं तो मुझे कभी कभी अपने कमरे में उसी बीधी की गंध आती है और मुझे लगता है कि कमरे के किसी कोने से भैरों मुझे देख रहा है। मैंने उस दिन अपनी जैकेट को देखा था। उस पर बने वो राख के पंजों के निशान, वो धुले नहीं, वो आज भी उस जैकेट पर वैसे ही हैं। मैंने वो जैकेट जला दी, लेकिन वो डर मेरे जहन से नहीं जला। दोस्तों, मेरी सलाह मानिए। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां जाना आसान होता है, लेकिन लौटना नामुमकिन। जिज्ञासा अच्छी चीज है, लेकिन अगर वो आपको शमशान ले जाए तो उसे वहीं रोक देना बेहतर है। तो दोस्तों, ये थी मेरी यानी समीर की सच्ची आपबीती। रुद्रपुर के उस शमशान का रहस्य आज भी वहीं दफन है। क्या आपको लगता है कि भैरों आज भी किसी का इंतजार कर रहा है?
क्या आप वहां जाने की हिम्मत करेंगे? अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद हराम कर दी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ जो कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता। और हाँ, ऐसी ही रूह कंपा देने वाली सच्ची कहानियों के लिए मार्को डार्क नाइट चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें ताकि कोई बुरी शक्ति आपके पास न फटके। मैं मिलूंगा आपसे अगली बार एक और खौफनाक दास्तां के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहिए। शुभ रात्रि।